नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। यह आरपीएससी के सभी एग्जाम्स के अंदर और रीट के अंदर मुख्य रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। यह सबसे पहले की चर्चा कर लेते हैं। जो प्रथम शिक्षा नीति है ना, 1968 में आई थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी लेकर के आए थे। तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में, द्वितीय शिक्षा नीति है वो आई थी 1986 में राजीव गांधी के समय। तृतीय शिक्षा नीति है ना, तीसरी, ये 2020 में और श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के टाइम में। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय शिक्षा नीति है। नवीनतम शिक्षा नीति है एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि क्या है? MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की घोषणा है वो जनवरी 2015 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? TSR सुब्रमण्यम, जो कैबिनेट सचिव थे, ने मई 2016 में इसको अध्यक्ष बनाया गया था। नया अध्यक्ष बाद में कौन बनाया था? जून 2017 में ये बने थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो पहले अध्यक्ष थे सुब्रमण्यम और उसके बाद नए अध्यक्ष बनाए गए थे कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नई जो शिक्षा नीति जारी की गई कब? 29 जुलाई 2020 को। MHRD रमेश पोखरियाल उस समय निदेशक थे। MHRD समाप्त कर दिया गया, नया मंत्रालय बनाया गया है ना, शिक्षा मंत्रालय। भाग 4 यानी इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्विति। इसमें अध्याय है 27। तो नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। SDG 04 का मतलब क्या है? सार्वभौमिक गुणवत्ता, यानी सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस नीति की जरूरत पड़ी। नई शिक्षा नीति के आधार स्तंभ क्या क्या है? AAA, E और Q है। यानी AAA का मतलब क्या है? A का मतलब है SS यानी पहुंच, और Q क्वालिटी यानी गुणवत्ता, और अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता, किफ़ायती यानी ज़्यादा पैसे नहीं लगे, और अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, और इक्विटी यानी समानता। इक्विटी का मतलब क्या है? समानता। इस पर ये शिक्षा नीति आधारित है। किस पर? भाई प्रत्येक बच्चे तक पहुंच होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और किफ़ायती होनी चाहिए, यानी पैसे भी ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, और उत्तरदायित्व भी होने चाहिए जो शिक्षा दे रहे हैं, और समानता होनी चाहिए। तो शिक्षा नीति के मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वो क्या क्या है? शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, शिक्षक शिक्षा की दूरी है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना। मानवीय और संविधान के मूल्यों का विकास करना। समानता, न्याय और स्वतंत्रता का ध्यान रखना। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाएगा, यानी स्कूल स्तर पर ये नहीं रखे जाएंगे। जो 12वीं तक स्कूल स्तर है ना, उसमें क्या नहीं रखा जाएगा? आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये नहीं रखे जाएंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का CC अभिन्न अंग हो। रचनात्मक आकलन पर बल देना। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या क्या है? नई शिक्षा नीति की विशेषताएं: सार्थक NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा जारी शिक्षा दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना। अगस्त 2020 को गठन हुआ, यानी शिक्षा मंत्रालय का गठन कब हुआ ये भी याद रखना। पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। बाद में अगस्त 2020 को शिक्षा मंत्रालय का गठन कर दिया गया। सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% बजट का प्रावधान किया गया, यानी जो अपनी GDP है भारत की कुल, उसमें से 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नवीन पैटर्न पद्धति जो पहले चली आ रही थी उसको हटा करके अब कर दिया 5+3+3+4, 15 वर्ष के लिए ये कर दिया। बालक किसको माना गया है? 3 से 18 वर्ष के बच्चे को बालक माना गया है। इस नीति में सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना।
5 वर्ष का मतलब क्या है, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। 5 वर्ष बच्चा पढ़ेगा, कब से कब तक लेकर के 3 वर्ष का हो जाएगा, उससे 8 वर्ष तक। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 व 2 फाउंडेशनल स्टेज, इसमें ये माना गया है ना। 3 वर्ष यानी 8 वर्ष 11 वर्ष, 8 से 11 वर्ष तक। जब वो बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा, 11 वर्ष का, तब वो कौन सी कक्षा में आएगा, कक्षा 3 से 5 तक अध्ययन करेगा, जिसको बोलेंगे प्री मेट्री स्टेज। ये ध्यान रखना, जो पहली और दूसरी साल बच्चा पढ़ेगा है ना, उसको क्या बोलेंगे, पहली और दूसरी क्लास को उसको पूर्व प्राथमिक बोलेंगे। और जो कक्षा 3 से 5 तक पढ़ेगा उसको प्री मेट्री स्टेज बोलेंगे। और जब वो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेगा, जब उस 3 साल तक, जब उसकी उम्र क्या होगी, 11 से 14 वर्ष होगी, तो उसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। 6 से 8 को मिडिल स्टेज बोलेंगे। और 9 से 12 तक पढ़ेगा 4 साल तक, यानी 14 से 18 एज में, उसको माध्यमिक स्टेज बोलेंगे। याद रह जाएगा ना। यानी शुरुआत की जो 5 साल है, 3 साल का बच्चा हो जाएगा और 8 साल का होगा है ना, तब तक उसको फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे है ना। और 3 वर्ष पढ़ेगा यानी 8 वर्ष का हो जाएगा और 11 वर्ष तक, यानी तीसरी क्लास से 5वीं तक, उसको प्री मेट्रिक स्टेज बोलेंगे। और 6ठी से 8वीं में पढ़ेगा तो उसको मिडिल स्टेज बोलेंगे। 9वीं से 12वीं में पढ़ेगा तो उसको माध्यमिक स्टेज बोलेंगे। पीएम श्री, ये क्या है, उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना लागू की गई है। पीएम श्री योजना कब आई थी, 5 सितंबर 2022 को लागू हुई। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री का मतलब क्या है, फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कि कितने स्कूल खोले जाएंगे, एक ब्लॉक में कितने स्कूल होंगे, इस प्रकार। राजस्थान ब्लॉक कितने हैं, 358 × 2 लगभग 716। ये भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। अभी राजस्थान में कितने स्कूल खुले, ये पीएमसी स्कूल खुले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय क्या क्या है, अध्याय 1 यानी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा, ये इसका पहला अध्याय है। लक्ष्य क्या है, 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध कराया जाएगा। पाठ्यचर्या कैरिकुलम क्या है, 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया, जिसे NCF-ECCE कहा जाता है। शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6, आंगनबाड़ी या बाल बाटिका, यानी 3 साल से 6 साल तक बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी, आंगनबाड़ी के माध्यम से या बाल बाटिका के माध्यम से। और 6 से 8 वर्ष तक के बच्चे को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी स्कूल में। अध्याय 2 क्या कहता है, FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कराया जाएगा। FLN जिस पर जोर दिया जा रहा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान दिया जाएगा, जिसको FLN ये अध्याय 2 में है। लक्ष्य क्या है, 2025 तक 3 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान कराना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा, जिसका नाम होगा निपुण भारत मिशन, जो अब चल रहा है। समझ रहे हो ना भाई, ये FLN है ना, इसको पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, निपुण भारत मिशन है, वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक ऐप है जिसके माध्यम से ऑनलाइन एंट्री की जाती है, बच्चों की बुला करके कैमरे के सामने बच्चे को बुला करके देखते हैं उसको कितना पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि 12 सप्ताह या 3 महीने तक है स्कूल रेडिएशन प्रोग्राम की। अध्याय 3 में क्या कहा गया है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी शिक्षा का क्या होना चाहिए, सार्वभौमिकरण होना चाहिए। अर्थ इसका मतलब क्या है, सभी तक शिक्षा की पहुंच होना चाहिए। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, यानी जिन बच्चों ने जो स्कूल छोड़ रहे ना उनकी संख्या कम करना, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो ये है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यानी GER का मतलब क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो, सकल नामांकन अनुपात।
सकल नामांकन अनुपात, यानी जो वास्तव में अनुपात जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं, कितनी मात्रा में स्कूल छोड़ रहे हैं। 2030 तक GER का 100% करना, यानी प्रत्येक बच्चा स्कूल में आए और ठहरे। अध्याय 4 में क्या है, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। अध्याय 4 विषयों के चुनाव में लचीलापन होना, यानी कठोर नहीं होना चाहिए कि इसने 11वीं क्लास में साइंस ली और 12वीं में कॉमर्स लेना चाहता है तो नहीं ले सकता, इस प्रकार बंधन नहीं होना चाहिए। बहुभाषावाद और भाषा शक्ति का विकास, कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक पढ़ाया जा सकता है, यानी 5वीं तक के बच्चों को तो मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। योगात्मक आंकलन के जगह रचनात्मक आंकलन पर बल दिया जाए। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 डिग्री का आंकलन हो, यानी बच्चे का प्रत्येक प्रकार का उसका आंकलन हो, चाहे शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक हो। नवीन पद्धति अभी आपको बता दिया, 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना। बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो। मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा, यानी बोर्ड परीक्षा है वो 2 बार देने की अनुमति हो बच्चे को। राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा। राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। यह RSCIT उदयपुर द्वारा संचालित है। अध्याय 5 में क्या है, शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में है, यानी 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एक अर्थ BEd डिग्री होनी चाहिए। 2030 तक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, 4 वर्षीय जो डिग्री है ना BEd की, वो होनी चाहिए। सामान्य क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात है वो 30:1 होना चाहिए। शैक्षिक दृष्टि पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षक अनुपात है ना वो 25:1 होना चाहिए। याद रखना ये अलग अलग कैटेगरी है भाई। सामान्य क्षेत्र में 30 है, अनुपात 1 है, और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र है उसमें शिक्षक का अनुपात 25:1 होना चाहिए। सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। यह भी है, यानी एक टीचर को 1 साल में 50 घंटे की ट्रेनिंग भी जरूरी है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा। अध्याय 6 समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, समाज के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को सेज यानी स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। यानी CWSN क्या मतलब, जो किसी भी प्रकार से विकलांग बच्चा या इस प्रकार का दृष्टिबाधित बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, CWSN कहते हैं। इसके लिए अलग से कार्य योजना बनाने की बात कही गई है। अध्याय 7 स्कूल कॉम्प्लेक्स विद्यालय परिसर। स्कूल कॉम्प्लेक्स विद्यालय परिसर की मतलब इसमें क्या होगा, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964-66 ने दी थी। विद्यालय परिसर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र, बाल केंद्र बनाए जाएंगे। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। अध्याय 8 क्या कहता है, मानक निर्धारण एवं प्रत्ययन। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय नीतियों को क्रियान्वित करेगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। SCERT RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य करेगी। SSSA यानी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये क्या करेगी, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण है। यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा, यानी किस प्रकार के मानक तय हो स्कूलों के लिए। NEP 2000 राजस्थान के विशेष संदर्भ में क्या कहा गया है कि पाठ्यचर्या निर्माण राजस्थान की 7 डाइट के सहयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्यों का निर्माण किया जा रहा है। यानी जो राजस्थान में 7 डाइट है वो मिलकर के जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण कर रही है। NCFE CCE NCFSE शिक्षा
और NCFTE शिक्षक शिक्षा और NCFAE यानी प्रौढ़ शिक्षा। ये 4 प्रकार के अलग अलग है। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं, यानी BRC, CRC, डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। विद्यार्थियों को 2025 तक कम से कम 50% व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि 2025 तक क्या लक्ष्य है, कितने प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी? 50%। कब तक दी जाएगी? 2025 तक। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी, यानी चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा हो, साक्षरता दर कितनी की जाएगी? 100%। कब तक है? 2030 तक भारत में। शिक्षा मंत्रालय MOE, शिक्षा मंत्रालय को शॉर्ट में क्या कहते हैं? MOE कहते हैं। भारत सरकार के शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन्हें सार्थक कहा जाता है। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा, कर दिया गया है अब तो ना। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना करना। स्नातक शिक्षा यानी BA में परिवर्तन किया गया। BA में परिवर्तन किया गया। 1 वर्ष तक को प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष करेगा उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष जो पढ़ेगा BA उसको डिग्री मिलेगी। तो इस प्रकार मित्रों ये जो शिक्षा नीति 2020 थी इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।